Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम आज बात करेंगे अलकनंदा नदी के बारे में, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, पीएलआई स्कीम 1.1 एंड भारत पोल पोर्टल, जिसके इस कॉन्टेक्स्ट में विल डिस्कस अबाउट सीबीआई ऑल्सो. राइट, सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे यू विल गेट दैट क्लैरिटी. अपने ये सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन में यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. Sriram's IAS is serving the nation since 1985, so you can refer others also. We are offline and we are online as well, so let others know about it. ठीक है. एंड अपनी अटेंडेंस आई हैव मेंशन, अपनी मार्क कर सकते हो अटेंडेंस. आप एक लाइक बटन आपको देखेगा, उस पर क्लिक करना, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी. नाउ जैसे जैसे आर्टिकल्स पे आगे बढ़ेंगे आई विल गिव यू द क्लैरिटी. जैसे अब पहला आर्टिकल ही है, देख लो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ये पीएलआई स्कीम कोई अभी की स्कीम नहीं है, काफी पहले ये स्कीम्स आई थी. लेकिन अभी हाल ही यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज दे लॉन्च द सेकेंड राउंड ऑफ दिस स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील. उसको नाम दिया है उन्होंने पीएलआई स्कीम 1.1. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की इंडिया के अंदर प्रोडक्शन और बढ़े, आप प्रोडक्शन को बूस्ट करें, इसलिए ये स्कीम्स हैं. तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वी ऑलवेज मेंशन अबाउट दी स्कीम्स लाइक पीएलआई स्कीम इन एवरी सेक्टर. अब ये जो स्टील मिनिस्ट्री लेकर आई है दिस सेकेंड राउंड, उसके बारे में बात करते हैं. ये जो स्कीम होगी इसका प्रोडक्शन पीरियड होगा, अभी ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है, इससे लेकर 2029-2030 तक, जिसके तहत 5 कैटेगरीज ये स्कीम कवर कर रही है. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इंडियन कंपनीज को एनकरेज करने के लिए है कि आप और ज्यादा स्पेशलिटी स्टील को प्रोड्यूस करें. स्पेशलिटी स्टील एक हाई क्वालिटी स्टील है दैट इज यूज इन इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल्स में, कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस में. तो प्लान यही है कि हम स्पेशलिटी स्टील की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर इंक्रीज करें. तो जिसके चलते it will focus on 5 important types of this specialty steel that India needs to grow as a strong steel making country. ये स्कीम जो है, ये क्योंकि स्टील मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली इट इज रन बाय दैट मिनिस्ट्री. तो इसका एम क्या है, मैं आपको कैटेगरीज बाद में बताऊंगी, पहले आप खुद से सोचो इसका एम क्या है. राइट नाउ इंडिया बाइज अ लॉट ऑफ स्पेशलिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो aim is to reduce that import. Aim is to produce more of it locally ताकि India doesn't have to depend on import. तो पहला क्या हो गया कि अपने को import reduce करना है. दूसरा, you are encouraging the companies, and by encouraging the companies to make these advanced steel, India can move up the value chain. They can produce more advanced products, more expensive products, so there will be a high value manufacturing in India. Second aim. Third, you will be a global leader. You want India to become a top player in the global steel market, not just by the quantity but also for the quality. That's what the scheme aims to do. So this 1.1 is like giving a boost to Indian steel makers so that they make a better steel, they rely less on imports, and they make India shine like a leader in the global steel industry. Now as far as the 5 categories are concerned, the scheme focuses on कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, मतलब स्टील विद द प्रोटेक्टिव लेयर्स ताकि यू प्रिवेंट दैट रस्ट एंड यू एड स्ट्रेंथ थ्रू इट टू इट. देन सेकेंड इज हाई स्ट्रेंथ वियर रेसिस्टेंट स्टील, सुपर टफ स्टील आप बोल सकते हो, जो हैवी मशीनरीज और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है. स्पेशलिटी रेल्स, थर्ड कैटेगरी, हाई क्वालिटी रेल्स दैट आर यूज फॉर फास्ट ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल ट्रैक्स के लिए. एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स. एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिक स्टील. इनकी ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है. सो अपने अपने सेक्टर्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में, नीश सेक्टर के अंदर दे आर बीइंग यूज्ड. दूसरा, व्हाट एल्स, देखो, कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट लेस नाउ टू क्वालिफाई फॉर मेकिंग CRGO स्टील. CRGO स्टील होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट. यूपीएससी नहीं पूछेगी, इट्स जस्ट
टाइप, तो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देर इज लोअर रिक्वायरमेंट फॉर दिस स्टील, सो फॉर CRGO स्टील, तो द इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड जो है स्कीम के तहत वो रिड्यूस करी गई है। कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट लेस, मतलब 3000 करोड़ इंस्टेड ऑफ more, you can say, to qualify for making CRGO steels. Further, companies only need to produce 50,000 ton to meet the eligibility criteria for it. Third point is, not all the companies will need to install the new mills. अगर आपके existing है तो आप companies don't need to build new factories from the scratch. They can upgrade them, they can expand their current production facilities, and they are still eligible for the benefit. तीसरा ये है कि अगर एक कंपनी स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूस करती है, उतना प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब आप लगा लीजिए जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है उस साल के अंदर, तो दे कैन यूज दैट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। तो ये भी एक है, कैरी फॉरवर्ड का क्लॉज भी इसके अंदर है। और ये जो स्कीम है ये इंसेंटिव ऑफर कर रही है 5 साल के लिए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, 2025-26 से 2029-2030 तक, 29-30 तक। तो एक बहुत ही यू कैन से it is flexible and it is encouraging the companies to focus on high quality steel production by reducing the barriers. आप फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहे हो कंपनीज के अंदर ताकि वो स्कीम के लिए क्वालिफाई कर जाए, एंड दे आर रिवॉर्डिंग देम ऑल्सो फॉर देयर प्रोडक्शन दैट दे विल मेक ओवर टाइम, राइट। सो सेंटर हैड अर्लियर इंट्रोड्यूस द PLI स्कीम, पहले भी सेंटर ने इंट्रोड्यूस करी है ये PLI स्कीम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑफ द स्पेशलिटी स्टील, एंड ताकि लोअर इंपोर्ट्स हो, ये मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। एंड इट वाज इनिशियली लॉन्च फॉर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स के लिए पहले लॉन्च हुआ था। कोविड-19 की बात हो रही है उस टाइम पे, बाद में इसमें स्टील सेक्टर को भी इंक्लूड किया था नवंबर 2020 में, ठीक है। किसी को पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा है तो यू हैव दी सेशंस अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो गोइंग ऑन बाय डिफरेंट मेंटर्स, फैकल्टीज दैट आर टेकिंग। मान लो करंट अफेयर का कोई एक सिंगल टॉपिक पे आपको समझना है कुछ, तो आप टॉपिक का नाम मेंशन करें, यू विल गेट दैट इन द प्लेलिस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म itself. So they are taken by different other faculties, so do subscribe to the channel so that you can take the best use of it. अब यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन लॉन्च भारत पोल पोर्टल न्यू दिल्ली के अंदर 7 जनवरी को 2025, मतलब अभी किया है, इन दी भारत मंडपम। तो क्या है भारत पोल पोर्टल? सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, फिर लाइंस रीड करूंगी आपके लिए। देखो ऐसा है, भारत पोल पोर्टल एक डिजिटल टूल है जो डिजाइन किया गया है टू मेक इट ईजियर फॉर द इंडियन पुलिस एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू वर्क विद इंटरपोल। जिन्हें इंटरपोल नहीं पता है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो पोर्टल है इंडियन पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, इट बिकम्स ईजियर टू वर्क विद द इंटरपोल सो एज टू हैंडल द ग्लोबल क्राइम रिलेटेड रिक्वेस्ट. So it will streamline the processing of all the requests for international assistance through Interpol, including the issuance of red notices and other color-coded Interpol notices. So there are other color codes also. उसमें अभी आज हम नहीं जा रहे हैं, जैसे कि red notice है, that is used to locate and arrest जो भी the wanted people globally. So ऐसे अलग अलग notices होते हैं depending upon the crime. And अब यहाँ पर इस particular portal के चलते it will handle all the requests to Interpol. Basically, it is streamlining the international assistance, right? It will be user-friendly tool for the police officers also. काम उनका faster हो जाएगा, more efficient हो जाएगा, right? Especially those that involve the international criminals or networks. So चीजें align हो रही है better तरीके से and things are becoming more efficient. Process speed up हो जाएगा. So by speeding up the access to the international police support, portal will help India better combat the crime, जैसे smuggling है, human trafficking है, cyber crime है, terrorism है, that crosses the national borders. So ये transnational crimes को fight करना भी आसान हो जाएगा. It will strengthen India's efforts in combating the transnational crimes. Efficiency increase हो जाएगी, right? तो यहाँ पर it will also facilitate Indian law enforcement agencies enabling real-time information sharing for the faster access to international police assistance. Obviously, अगर आपके पास अभी पोर्टल है तो जो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन्फॉर्मेशन को उसी टाइम शेयर कर सकती हैं इंटरपोल के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ
क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा और सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके। सीबीआई जो इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग दिस पोर्टल, सो इट इज डेवलप्ड बाय सीबीआई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीबीआई। अब सीबीआई आपके अपना लक्ष्मीकांत खोलिए, फेवरेट बुक ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वहाँ आपको सीबीआई के बारे में देखने को मिलेगा। बट मैं अपने एंड से यहाँ पर आपको कवर करवा रही हूँ, हालांकि एक स्टैटिक पार्ट है, बट स्टिल विल डू, एंड यू कैन रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ताकि आपकी एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है। करप्शन को टैकल करने के लिए और जो सीरियस इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए सीबीआई होती है, सबको मालूम है। इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। दो मेन काम है इनके, एक तो जो सीरियस क्राइम्स है उनको इन्वेस्टिगेट करना, जैसे मर्डर है, फ्रॉड है, कोई स्कैम है, पहला। दूसरा काम है लीडिंग द फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड गाइडिंग द पुलिस फोर्सेज ऑल्सो अक्रॉस द कंट्री इन दिस एफर्ट। सो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग दोज केसेस एंड दूसरा प्रोवाइडिंग दैट लीडरशिप, दैट डायरेक्शन टू द पुलिस फोर्सेज अक्रॉस द कंट्री इन फाइटिंग द करप्शन। सीबीआई बनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, संथनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-1964। तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी वो आपको याद में रखना है। क्या सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के द्वारा इट वाज सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये इंटरपोल के लिए एक्ट करती है एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह, ऑब्वियसली। ठीक है, तो सीबीआई वर्क्स एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल। एक लिंक है इंडिया और इंटरपोल, इट इज अ लिंक बिटवीन इंडिया एंड इंटरपोल। इंडिया कोलैबोरेट करता है बाकी कंट्रीज के साथ ना, टू कैच द इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और टू सॉल्व द ग्लोबल क्राइम्स। तो हमारे इंडिया की तरफ से कौन है? सीबीआई है। सीबीआई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हाई प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करती है, करप्शन पे फाइट करती है एट हायर लेवल्स, और इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के साथ इट सपोर्ट्स इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन टू टैकल द क्राइम्स दैट क्रॉस द बॉर्डर्स। सो सीबीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द इंडिया टू वर्क विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। CBI collaborates with law enforcement agencies across India also to deal with the criminal matters. तो होलसम बात करूं तो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है टू इंश्योर कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो इंडियन एजेंसीज के बीच में, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जैसे इंटरपोल। सो अब ये कोऑर्डिनेशन होती कैसे है? At the central, state and union territory level, this coordination is executed through ILOs, Interpol liaison officers, जो further linked हैं to unit officers at the level of superintendents of police, commissioners of police and branch heads within their respective organizations. तो obviously एक chain है. ILOs वो officers हैं that connect with the CBI, with the law enforcement agencies, central level पे, state level पे, UT level पे, local level पे superintendent of police हैं, commissioners हैं, branch heads हैं. So they are the direct link between these organizations. CBI, ILOs, UOs, they mostly communicate using that traditional process only. Letters and emails and faxes. ठीक है। अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बात ये है कि ये जो नदी है that is flowing through Garhwal region has been identified as most vulnerable to landslide induced natural dams according to a recent study by IIT Roorkee researchers in Uttarakhand. So let's talk about it in detail. Basically वो ये बोल रहे हैं, देखो होता क्या है ना, एक नेचुरल डैम कैसे बनता है? जब जैसे रॉक्स है, सॉइल है, डेब्रीज है फ्रॉम द लैंडस्लाइड, ये जो मटेरियल्स हैं दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ द रिवर, तो दे क्रिएट अ डैम, नेचुरल डैम। और ये जो डैम है ये एक टेम्परेरी लेक क्रिएट कर रहा है जो सडनली ब्रेकआउट कर सकती है। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर डाउनस्ट्रीम नीचे आए, फ्लड आ सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब ये स्टडी यही कह रही है कि ये जो अलकनंदा रिवर का बेसिन है दैट हैज अ जियोग्राफिकल कंडीशन दैट मेक इट वल्नरेबल टू सच ब्लॉकेजेस। सो जब ये जो नदी है, उत्तराखंड की नदी है, इट इज एट द हाई रिस्क ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड बाय द लैंडस्लाइड्स फॉर्मिंग दीज नेचुरल डैम्स। और ये जो डैम्स हैं ये कभी भी दे कैन बर्स्ट अनएक्सपेक्टेडली, डेंजरस फ्लड आ सकता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अलकनंदा के रिवर के बारे में बात करेंगे।
अब ना पहले मैं इसकी डिटेलिंग में जाऊं, आप ये मैप देखो, इधर है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, सबने सुना है इनके बारे में। 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं दैट मीट अलकनंदा एट दीज स्पेशल प्लेसेस, जिनको हम पंच प्रयाग बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं। मैं पहले आपको इस मैप के थ्रू वो 5 प्रयाग बता देती हूँ। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आप अब इसको मैप में देखो, ये रहा विष्णु प्रयाग। अब इसको ऑर्डर में भी देखना है आपको, नॉर्थ टू साउथ। विष्णु प्रयाग, फिर नीचे नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र और फिर देव। कहां पर कौन सी नदी मिल रही है? विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा धौली गंगा को मिलती है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये धौली गंगा आ रही है बद्रीनाथ से, इधर से ये अलकनंदा चलती हुई आ रही है। मैं क्लियर कर देती हूँ मैप। हाँ, तो ये अलकनंदा आ रही है ब्लू कलर में, अगर आप देख रहे हो। विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा अलकनंदा को जुड़ जाती। नंद प्रयाग पे नंदकनी रिवर अलकनंदा को जुड़ जाती है, ये येलो कलर वाली आपको दिख रही होगी। कर्ण प्रयाग पे अलकनंदा को पिंडार रिवर जुड़ जाती है, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये कर्ण प्रयाग पे जुड़ती है। रुद्र प्रयाग पे अलकनंदा मंदाकिनी नदी, इधर केदारनाथ से देख रहे हो ऊपर से मंदाकिनी नदी आ रही है पिंक कलर की, तो ये अलकनंदा को जुड़ती है रुद्र प्रयाग पे। अलकनंदा भागीरथी रिवर से जुड़ जाती है देव प्रयाग पे, यही ब्लू कलर वाली नदी आगे अगर आप देखो, भागीरथी गंगोत्री से ऊपर से आ रही है, और ये देव प्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो जुड़ जाती है। तो देव प्रयाग जो है, यहां पर ये जो कंबाइंड वाटर जब भागीरथी अलकनंदा को जुड़ जाती है, दे आर ऑफिशियली कॉल्ड गंगा। ठीक है, तो यहां से फिर आगे गंगा बहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिया है। अब आपको इसको याद करना है। Alaknanda river is one of the 2 main head streams of the Ganga river, the other being the Bhagirathi river. बिल्कुल है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग पे मिल जाती हैं और वहां से गंगा निकलती है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी, अब अलकनंदा की ही बात करें, ये नदी ओरिजिनेट करती है कहाँ से? हिमालय, जो गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड के, वहां पर ऊपर अगर आप ग्लेशियर देखेंगे, सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स हैं, यहाँ के मेल्ट वाटर से अलकनंदा रिवर निकलती है और इसको रास्ते में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मैंने आपको बता दिया, 5 प्रयाग हैं, वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, एंड फाइनली दैट इज कॉल्ड गंगा व्हेन अलकनंदा मीट्स भागीरथी। ठीक है, जब गंगा का फॉर्मेशन होता है तो अलकनंदा का जो कंट्रीब्यूशन है टू द फ्लो इज लार्जर देन दैट ऑफ भागीरथी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो जब गंगा नदी बनती है देव प्रयाग पे, तो अलकनंदा नदी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है टू द फ्लो देन द भागीरथी रिवर, एंड बिफोर मीटिंग द भागीरथी रिवर अलकनंदा कितने किलोमीटर फ्लो करके आ रही है? 190 किलोमीटर। ठीक है, जो बैंक है अलकनंदा का, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स भी देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ इज वेरी स्पेशल टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। हेमकुंड साहिब, a holy place for Sikhs also. जोशीमठ एक स्पिरिचुअल हब है। तो अलकनंदा वैली जो है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द 4 धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 सेक्रेड साइट्स है ना। सो अलकनंदा इज दैट इंटेग्रल पार्ट ऑफ दीज 4 धाम यात्रा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में बात करना है हमें। क्यू न्यूज में है, बता देती हूँ, पहले कॉन्टेक्स्ट शेयर कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड सेटिंग अप बेंचेस ऑफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स AFTs इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में विल टॉक अबाउट AFT। सिंपल टर्म्स में AFT एक स्पेशल कोर्ट है जो लीगल केसेस हैंडल करती है दैट इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, जैसे मिलिट्री पर्सनल्स के डिसिप्लिनरी एक्शंस हो गए, प्रमोशन हो गई, पेंशन हो गई, सर्विस मैटर्स हो गई, कोई डिस्प्यूट आ गई, इन सब चीजों के चलते जिसमें मिलिट्री पर्सनल इन्वॉल्व है, तो वो मैटर कहा जाता है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। अब पहला तो सवाल ये आता है कि नए बेंचेस की जरूरत क्यों है? सी, देयर इज अ बैकलॉग ऑफ द डिफेंस रिलेटेड केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। केसेस बहुत ज्यादा हैं। दीज रीजन्स हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड वेटरन्स, so there is a rise in the cases also, and a bench is a
बेंच इज लाइक अ लोकल ब्रांच ऑफ द एएफटी जो हैंडल करेगा केसेस को डायरेक्टली इन दैट एरिया, तो ताकि लीगल प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाएगा और मोर ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रपोज किया है दैट क्रिएट अ सेपरेट एएफटी बेंच इन दीज एरियाज टू रिड्यूस द बैकलॉग जो पेंडिंग केसेस का है, फास्टर जस्टिस मिल जाएगा टू द डिफेंस पर्सनल देयर फैमिलीज को, और एक्सेसिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी फॉर द पीपल फ्रॉम दोज रीजन्स, क्योंकि उन्हें लीगल मैटर्स के लिए फिर ज्यादा लंबा रास्ता या ज्यादा आगे दूर रास्ते तय करके आना नहीं पड़ेगा। तो एएफटी क्या है पता चल गया। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। लिखा यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंचेस ऑफ एएफटी जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि देयर इज अ ग्रोइंग पेंडेंसी ऑफ द केसेस। मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, मिलिट्री पर्सनल्स के मैटर यहाँ पर सुनाई होती है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये फंक्शन कर रही है। रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिजॉल्विंग मिलिट्री रिलेटेड डिस्प्यूट, सर्विस मैटर्स, अपील्स फ्रॉम द कोर्ट मार्शल डिसीजंस। ठीक है। अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट, कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मिलिट्री पर्सनल, ये सारे इश्यूज को कौन हैंडल करता है? एएफटी। For example, if someone in the army has a dispute about their job or the condition, तो AFT will resolve it. कोर्ट मार्शल अपील मतलब जो कोर्ट मार्शल्स हैं, जो मतलब अपील आती है, इट कैन ऑल्सो हियर दोज अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस दैट आर मेड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स. इफ अ मिलिट्री ऑफिसर इज ट्राइड इन अ कोर्ट मार्शल फॉर अ क्राइम एंड दे फील कि डिसीजन जो है दैट वाज अनफेयर, तो वो एएफटी में अपील कर सकते हैं. एएफटी कैन डिसाइड कि क्या कोर्ट मार्शल का जो डिसीजन था वॉज फेयर और अनफेयर. अगर उन्हें लगता है दैट वॉज करेक्ट तो वो अपील को डिसमिस कर देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं डिसीजन वॉज रॉन्ग तो वो दे कैन ओवरटर्न इट और दे कैन चेंज इट ऑल्सो. ठीक है. सो यहाँ पर एएफटी के जो लीगल अथॉरिटी, जो इनका जुरिस्डिक्शन है ओवर द डिफरेंट मैटर्स, वो दो तरीके से है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी. अच्छा, ये आपको पता चली गया है ना फंक्शन क्या है इनका? एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू in subject to the persons that are subject to Army Act, Navy Act and Air Force Act, right? And court martial को लेके भी मैंने आपके साथ बात कर दी है. If they feel कि जो finding थी that was justified, तो that is okay, they will dismiss the appeal, otherwise they can overturn it or they can change it also. So इसी चलते tribunal has the original jurisdiction and appellate jurisdiction. Now what do you mean by original and appellate? Original cases डायरेक्टली जो ट्रिब्यूनल के पास आ रहे हैं, सर्विस मैटर्स, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. एपीलेट जुरिस्डिक्शनल मतलब अपील हियर कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल का डिसीजन उनके पास आया ना, तो दैट इज एपीलेट जुरिस्डिक्शन. ठीक है. इफ समवन इज अनहैप्पी विद द एएफटीज डिसीजन, वो कहां अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को. मतलब एएफटी का जो डिसीजन है दे आर फाइनल अनलेस दे आर चैलेंज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. अब इनके बेंचेस कहाँ हैं? एक तो न्यू दिल्ली के अंदर है ही प्रिंसिपल बेंच, बाकी उनके रीजनल बेंचेस हैं चंडीगढ़ में, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, जयपुर, श्रीनगर, जबलपुर और मुंबई में भी है. अब यहाँ पर बेंच में एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं. जुडिशियल मेंबर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, राइट? जिनकी रैंक या मेजर जनरल रहे हो या फिर जिनका दे हैव सर्व ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 3 years. Judge, Advocate General who has held the appointment for at least 1 year are also entitled to be appointed as the administrative member. तो basically they are talking about the composition. High Court के जो judge हैं, judicial member में they are the retired High Court judges. Their role is to handle the legal aspect of the cases. और एक administrative member होते हैं. ये जो members हैं ये retired military officers हैं जिनकी रैंक जो है मेजर जनरल रहे हो या फिर इक्विवेलेंट रैंक रही हो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में फॉर एटलीस्ट 3 years. एक जज एडवोकेट जनरल जो कि सीनियर मिलिट्री लॉयर है, दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अगर उन्होंने वही पोजीशन होल्ड करी हो फॉर एटलीस्ट 1 year. ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दी है. एंड दे फॉलो द रूल्स दैट आर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रूल्स 2008. जितनी भी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश के अंदर होंगी, और जो ट्रिब्यूनल है दैट विल नॉर्मली फॉलो द प्रोसीजर दैट इज प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट? इन November 2024 सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे बॉट अ टोटल ऑफ 53 tons ऑफ गोल्ड टू एड टू देयर रिजर्व्स. इन सभी सेंट्रल बैंक्स में से आरबीआई जो हम इंडिया का सेंट्रल बैंक है, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एडिंग 8 ton ऑफ गोल्ड टू इट्स रिजर्व.
right? So countries keep the gold as a part of their financial reserves. All the countries together they added 53 tons. India ने add किया 8 tons in its own stock of gold. इसके context में we'll talk about World Gold Council, because that was said in a report by World Gold Council said that in a report. Now World Gold Council एक non-profit association है of the world's leading gold producers. पहले मैं आपको सिंपल टर्म में समझा देती हूँ. WGC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है that represents some of the biggest and the most important gold producers in the world. इसका पर्पस ये है टू इंक्रीज द यूज ऑफ द गोल्ड, टू प्रमोट इट्स डिमांड. मतलब कैसे करते हैं ये? थ्रू थिंग्स लाइक मार्केटिंग, रिसर्च एंड लोबिंग ऑल्सो. दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस. इसमें 33 मेंबर्स हैं और many of these are the companies that mine gold. 1987 में it was created by some forward thinking mining companies who wanted to help to grow the gold market, और इनका मेन ऑफिस लंदन में है, यूके के अंदर है. ठीक है, इसका एम क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बट स्टिल इट एम्स टू make sure that people are using gold in different ways and they defend the current gold market also to maximize the industry's potential growth. कैसे अचीव करते हैं ये? बाय सेटिंग अप द गोल्ड स्टैंडर्ड्स, बाय प्रपोजिंग द पॉलिसीज इंश्योरिंग फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी इन द गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री, प्रमोटिंग द यूज, द डिमांड फॉर द गोल्ड ऑल्सो, राइट? So WGC is known worldwide as the main expert on gold, you can say. One of their most well-known report is published every quarter. They talk about कि अच्छा कितना gold is being bought, कितना यूज हो रहा है, क्या ट्रेंड है गोल्ड मार्केट का, वो ये सब बताते हैं. ठीक है, so this was the whole session for today. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. Still any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best, take care, thank you.